लास्ट एक साल में करीब करीब 493 नए बिलियनर्स बन गए और करीब 86% ऑफ द बिलियनर्स लास्ट ईयर से ज्यादा रिच भी हो गए। एक ही साल में 106 ऐसे बिलियनर्स भी हो चुके हैं जिनकी एज 40 से कम है। काफी लोगों को यह लगता है कि रिच होना एक प्रिविलेज है जो केवल कुछ लकी लोगों को ही मिलता है। दे फील कि रिच होने के लिए आपके पेरेंट्स को बहुत ज्यादा रिच होना पड़ेगा, करोड़पति होना पड़ेगा, या फिर आपको बहुत ही ज्यादा यूनिक होना पड़ेगा। पर कैसा रहेगा अगर मैं कहूं कि रिच होने का भी कुछ तरीका होता है, कुछ कॉमन पैटर्न्स होते हैं, और आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा बिकॉज एंड में मैं आपको बताऊंगा मेरे खुद के वो 3 कोर सेट ऑफ प्रिंसिपल्स जिन्होंने मुझे पर्सनली फाइनेंशियली बेटर होने में हेल्प किया है। तो चलिए इडली सांभर खाते हुए और थोड़ा सा डांस करते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहली चीज ये होती है दैट रिच लोग कभी भी कन्वेंशनल रूट को फॉलो नहीं करते। एग्जाम्पल के तौर पे हम वॉरेन बफेट सर की बात करते हैं तो वो घर पे बैठे बैठे दिन भर न्यूज़पेपर पढ़ते थे, अपनी रिसर्च करते थे, बुक्स बहुत सारी पढ़ते रहते थे, और ये उस समय की बात है जब घर पे बैठना बेरोजगारी का एक सिग्नल होता था। उनके आस पड़ोस के लोग उन पे तरह तरह की बातें करते थे। हाँ, ये बात अलग है, आज के टाइम पे कोविड के सीन में तो हर कोई घर पे ही बैठता है, बट उस समय पे सीन अलग था। एंड अगेन और एक एग्जाम्पल अगर देखोगे, जैसे ट्रेडिंग जैसे फास्ट पेस एक्शन में लोग बोलते हैं कि यार जब तक आप 50 के नीचे हो तब तक आपका माइंड शार्प होगा, आप तभी ट्रेड करो। लेकिन जिम साइमंस ने 55 की एज में फॉर्मली स्टॉक मार्केट में एंट्री करी थी। उन्होंने इनफैक्ट वॉरेन बफेट सर का भी CAGR तोड़ दिया। ठीक वैसे ही इलॉन मस्क सर की बात करोगे, या फिर धीरूभाई अंबानी सर की बात करोगे, या फिर मार्क जुकरबर्ग की बात करेंगे, इन सभी लोगों ने ना कन्वेंशनल रूट जो कि सोसाइटी कहती है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, उसको कभी फॉलो ही नहीं किया। खुद का रास्ता खुद बनाया और इसीलिए वो लोग सक्सेसफुल बने। सो फर्स्ट पॉइंट ये था। सेकंड, रिच लोग इन्वेस्ट हमेशा करते हैं इनटू बिजनेसेस एंड इक्विटीज। जब भी आप वर्ल्ड को अपने देश के रिचेस्ट लोगों की बात करते हैं, आप कभी भी देखोगे तो आप देखोगे कि एक उनमें कॉमन पैटर्न दिखता है और उनका मेजर नेटवर्क डिराइव होता है उनकी इक्विटी होल्डिंग से। चाहे आप जेफ बेजोस सर की बात कर लो, चाहे मुकेश अंबानी सर की बात करो, बेसिकली उनका नेटवर्क पूरी तरीके से हिल जाता है जब स्टॉक मार्केट में उनके स्टॉक्स में हलचल हो जाती है। सो बेसिकली स्टॉक मार्केट से इन लोगों का काफी सारा नेटवर्क डिराइव होता है। वैसे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा अगर आप इसको आंसर कर सकते हैं। ट्रिक क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन मेरा ये है कि आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा काफी सारे CEOs ना केवल ₹1 की सैलरी लेते हैं, ठीक है, बट स्टिल वो वन ऑफ द टॉप रिचेस्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड में आते हैं। आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा इन CEO ने सिर्फ ₹1 लिया। तो ये कैसे होता है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा, काफी इंटरेस्टिंग आंसर्स की अपेक्षा मैं कर रहा हूँ। नेक्स्ट चीज जो रिच को अलग बनाती है वो ये होता है कि वो अपने इन्वेस्टमेंट्स को ना इक्विटीज के बाहर भी डाइवर्सिफाई करते हैं। इक्विटी एंड बिजनेस तो पहले करते हैं बट उसके बाहर भी करते हैं। ऑब्वियसली वो लोग रिस्की बेट्स लेते हैं, लाइक इक्विटीज एंड स्टार्टअप्स में अपना काफी ज्यादा एक्सपोजर रखते हैं फॉर कंपाउंडिंग एंड लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग थिंग। बट वो एज एन हेज ना वो लोग काफी दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स में भी पैसे लगा के रखते हैं। नाउ ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो फिक्स डिपॉजिट्स में लगा के रखते हैं, बिकॉज फिक्स डिपॉजिट्स तो यार आजकल इन्फ्लेशन तक को बीट नहीं कर पाते हैं। पर हाँ, जिस तरह के बॉन्ड्स हो गए, बॉन्ड्स में भी हो जाते हैं, कॉर्पोरेट्स बॉन्ड्स हो गए, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, और इसके साथ साथ बहुत सारे लोग ना NCDs में भी लगा के रखते हैं। इनफैक्ट NCDs पे तो आजकल नॉर्मल पब्लिक भी पैसे लगा सकती है। अब आप लोगों के दिमाग में ना सबसे पहला सवाल तो होगा कि NCD क्या होता है। NCD इज नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। एंड आप लोगों को लगेगा कि यार ये एग्जैक्टली होता क्या है, तो मैं इसको भी सिंप्लीफाई कर देता हूँ आगे जाने से पहले। सो ये एक तरीके का ना फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे कंपनीज यूज करती है टू रेज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल। इससे किया जाता है कि भाई एक पब्लिक इशू लाया जाता है जिसके थ्रू ये पैसा रेज किया जाता है, और यूजुअली इसमें इंटरेस्ट रेट होता है 9 to 10% के बीच में, जहां पर आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है करीब करीब 10,000 रुपीज। एंड इन केस आप लोग सोच रहे हैं कि यार क्या आप भी NCDs में इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आंसर इज यस। एंड हाल ही में जब मैं NCDs की थोड़ी सी स्टडी कर रहा था तो आई केम अक्रॉस दिस एडलवाइस का NCD जो मुझे सही भी लगा।
तो मैं आप लोगों को बता दूं इसके बारे में थोड़ा सा बिफोर वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट फ्यू पॉइंट्स, दैट अब आप भी इन्वेस्ट कर सकते हो इन दिस 5000 मिलियन रुपीस का जो ये पब्लिक एनसीडी इशू आ रहा है एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड द्वारा, जिसका इफेक्टिव यील्ड करीब करीब 8.75 से 9.7% के बीच में रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन द टेन्योर यू चूज। एडलवाइज इस तरह के ना इन्वेस्टमेंट्स, इस तरह के पब्लिक इश्यूज लास्ट 10 सालों से करता आया हुआ है और इसका एक ना काफी स्टेलर ट्रैक रिकॉर्ड भी रह चुका है। ये एक डाइवर्सिफाइड कंपनी है विथ फास्ट ग्रोइंग रिटेल बिजनेस और काफ़ी ही स्ट्रॉन्ग कस्टमर फ्रेंचाइजी भी है इनकी। इसमें करीब करीब 5 मिलियन कस्टमर्स भी हैं इनके पास और ये करीब करीब 3.2 ट्रिलियन रुपीस के एसेट्स भी मैनेज कर रहे हैं। इनका रीपेमेंट साइकिल भी काफ़ी बढ़िया है और लास्ट 12 साल में ना इंटरेस्ट और प्रिंसिपल इनने सही समय पे रीपे भी किए हुए हैं। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो मैं लिंक ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मेक श्योर यू गो एंड चेक इट आउट ओवर देयर। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने रिच लोगों के नेक्स्ट फैक्टर के तरफ और वो होता है कि वो हमेशा से ध्यान रखते हैं कि वो राइट लोगों में इन्वेस्ट करें। एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे वर्ल्ड फेमस ट्रेडर पॉल ट्यूडर जोन्स 10 साल तक एवरी ईयर 1 करोड़ रुपए, जी हाँ 1 करोड़ रुपीस, पता है किस पे इन्वेस्ट करते थे? टोनी रॉबिन्स पे। अब आप पूछोगे क्यों? क्योंकि वो देते थे उनको साइकोलॉजी बेस्ड ट्रेनिंग। जहां एक आम इंसान को ये बेवकूफ़ी लगेगी कि 1 करोड़ रुपए साल भर का क्यों देता था, पागल है क्या ट्रेनिंग पे, वहीं पॉल ट्यूडर जोन्स जो कि मिलियंस में पैसे कमाते थे, उनने इस चीज़ का क्रेडिट टोनी रॉबिन्स जी को दिया। उसी तरह आप देखोगे तो जेफ बेजोस भाई ने भी एक बार खुलेआम अनाउंसमेंट कर दिया था अपनी कंपनी में कि पूरे 1 साल की सैलरी दे दूंगा मैं उनको जिनको काम में मन नहीं लग रहा और उनको लगता है कि यार अमेजॉन के मिशन के साथ हमारा माइंडसेट अलाइन नहीं है। बेसिकली वो इंश्योर करना चाहते थे कि मेरे साथ केवल वही लोग काम करें जो पैशनेट है और उन्हीं को मैं बाद में सैलरी हाइक दूं और उनको ग्रो करूं जिसका अमेजॉन के साथ विजन इंक्लाइंड हो। और ठीक वैसे ही आप देखोगे कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है लाइक माइक्रोसॉफ्ट हो गई, गूगल हो गई, वो वर्ल्ड में वन ऑफ द हाईएस्ट पैकेजेस देती हैं टू मेक श्योर कि वो सबसे बेस्ट टैलेंट को रिटेन कर सकें, दे कैन कीप द बेस्ट टैलेंट विद देम। पॉइंट सिंपल सा है कि रिच लोग ना सही मेंटर्स, सही एम्प्लॉयज एंड सही लीडर्स पे ही खर्च करते हैं, जिससे उनकी ग्रोथ और प्रोसेस में काफ़ी तेज़ी आ जाती है, काफ़ी फास्ट हो जाता है। जहां एक आदमी, एक नॉर्मल आदमी क्रूशियल एरियाज पे भी खर्च करना से रुक जाता है, नहीं करना चाहता, ये लोग हमेशा बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स करके अपना ए गेम खेलते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो रिच को अलग बनाती है वो होती है कि रिच हमेशा वैल्यू करते हैं अपने टाइम की। जब मेजॉरिटी पीपल अपने टाइम को ट्रेड करते हैं मनी के लिए, वहीं रिच लोग ये कभी नहीं करते बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि टाइम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई और कमोडिटी नहीं होती है, इसलिए वो उसका कभी भी ट्रेड ऑफ नहीं करते हैं। जहां नॉर्मल इंसान सोचते हैं कि यार 10 रुपये बचाने के लिए भले ही हमें 2 घंटे ट्रैवल करना पड़े और 1 घंटा लाइन में खड़ा होना पड़े, वहीं पर रिच माइंडसेट वाले लोग फॉलो करते हैं एक कंसेप्ट जिसको कहते हैं रिटर्न ऑन टाइम। बोले तो अगर मैं लेट्स से कहीं पर XYZ टाइम दे रहा हूं तो मेरी टाइम की वैल्यू क्या है, क्या मुझे उस टाइम का उतना रिटर्न मिल रहा है। सबसे सक्सेसफुल लोगों पे ना आप एक चीज़ देखोगे, वो हमेशा अपना आवरली रेट्स फिक्स कर देते हैं और उसी के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। अगर कोई काम उनको उतना रेट नहीं प्रोवाइड करेगा तो वो काम को स्किप कर देते हैं। सो अगर आप सोचते हो कि आप कोई वेब सीरीज देख रहे हो या OTT प्लेटफॉर्म पे जाके आप देख रहे हो और कुछ XYZ खर्च कर रहे हो, लेट्स से 1000 रुपीज़ खर्च कर रहे हो, आपको अगर लगता है कि केवल वही आपका एक्सपेंस है तो आप गलत हो। बिकॉज जितना टाइम आप उस सीरीज पे दे रहे हो दैट कुड कॉस्ट यू लैक्स, बिकॉज उतना ही टाइम अगर आप किसी स्किल को सीखने में दे देते हो तो आप उससे लाखों रुपए एक्स्ट्रा कमा के अपनी लाइफ लग्जरियस भी बना सकते हो। इसलिए बैलेंस करो और मैनेज योर टाइम। इसके अलावा जितने भी रिच लोग होते हैं ना, वो हमेशा अपने लर्निंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं और इसलिए मेक श्योर करो कि आप वेरियस रिसोर्सेज, चाहे बुक्स हो, चाहे ऑडियो बुक्स हो, चाहे पॉडकास्ट हो, चाहे ब्लॉग्स हो, चाहे यूट्यूब चैनल्स लाइक दिस हो जिसको अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नेटवर्किंग इवेंट्स हो एटसेट्रा, जितने हो सकते हैं ये हर जगह से ना लर्न करने की कोशिश करते हैं ताकि ये लोग खुद एक एफिशिएंट लर्नर बने। बाय द वे वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। आपको पता होगा कि कैसे एलॉन मस्क ने केवल बुक्स पढ़ के रॉकेट बना दिया था, 12 साल की उम्र में केवल बुक्स पढ़ के कोडिंग कर के गेम बना दिया था। या फिर कैसे वॉरेन बफेट सर के जो पार्टनर है चार्ली मंगर, वो भी हमेशा कहते हैं कि अगर आपको सक्सेसफुल बनना है स्टॉक मार्केट में तो आपको एक एवरग्रीन लर्नर होना पड़ेगा। और याद रखिए ये वो व्यक्ति बोल रहे हैं जिनने बिलियंस और बिलियंस पैसे बना लिए हैं।
सो फोकस ऑन लर्निंग। एंड अब फाइनली मैं वो 3 कोर कंसेप्ट आपको बताऊंगा जिसने मुझे फाइनेंशियली ठीक ठाक बना दिया था। सो द फर्स्ट वन वॉज डेलिबरेटली ट्राइंग टू टेक अ स्पेस फ्रॉम माई फैमिली ड्यूरिंग यंगर डेज। अब इसको थोड़ा बहुत समझते हैं, मैं क्या समझाना चाहता हूँ। तो क्या होता है, हमारे इंडियन फैमिलीज़ में ना प्यार बहुत सारा होता है और बहुत सारी सिक्योरिटी होती है, लेकिन वो यही 2 चीज़ें होती है जो जाने अनजाने में हमारे ग्रोथ को शिकार करने लग जाती है, हमारी ग्रोथ का शिकार बन जाती है। अब तो रिस्क लेना चाहोगे लेकिन आपके पेरेंट्स कहेंगे कि नहीं बेटा मत ले। आप लेट नाइट हसल करना चाहोगे लेकिन माँ की ममता बीच में आ जाएगी, वो कह देगी यार इतना काम मत कर, आज सो जा, जूस पी ले, कल उठ के काम कर लेना। इसलिए कभी कभी ज़रूरी होता है कि आप परमानेंटली नहीं लेकिन टेम्पररली उस कंफर्ट जोन से कुछ सालों के लिए बाहर आए, लाइफ को एक्सपीरियंस कीजिए, स्ट्रगल्स को एक्सपीरियंस कीजिए, एक्सपेरिमेंट्स कीजिए, हॉस्टल में रहिए, और यही एक्सपीरियंसेस आपको ग्रो करने में हेल्प करेंगे। और इसलिए मैं खुद कुछ सालों के लिए मुंबई निकल आया था, विच रियली हेल्प मी। नेक्स्ट जिस चीज़ ने मुझे हेल्प करी वो थी ऑलवेज एक्सपैंडिंग माई सर्कल बेस्ड ऑन पोटेंशियल टैलेंट एंड माइंडसेट। देखिए, दोस्ती यारी के बिना तो लाइफ अधूरी है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। पर हमेशा आप याद रखो कि अपने सर्कल को ना आपको अपग्रेड करते रहना चाहिए। जब मेरे जेब में बस 100 रुपये रहते थे तब मेरे सर्कल में भी उसी प्रकार के लोग रहा करते थे जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते थे। लेकिन धीरे धीरे जब मैंने अपने सर्कल को बढ़ाना शुरू किया, लखपति, फिर करोड़पति, फिर उससे भी बड़े लोग, सो मेरे माइंडसेट में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होने लग गए और मेरा ग्रोथ माइंडसेट होता गया। अब आप में से कुछ लोग अक्सर ये कहते हैं कि हम कैसे बनाएं ऐसा सर्कल, हमको तो लोग मिलते ही नहीं है। तो उसके लिए आपको धीरे धीरे खुद एफर्ट्स लगाने होंगे, कोई आपकी उंगली नहीं पकड़ेगा इसके लिए। अपने आप से पहले आसपास देखो, आपसे स्मार्ट कौन है, उनके साथ एसोसिएट हो, फिर अपने सीनियर्स से एडवाइस लो। धीरे 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 आपका जैसा लेवल बढ़ता जाएगा ना, आपका सर्कल वैसे ही एक्सपांड होता जाएगा। तो ये एफर्ट्स आपको खुद डालने। फाइनली एक्सेप्टिंग, जो मैंने किया था, एक्सेप्टिंग दैट टू गेट एनीथिंग आई हैव टू पुट 5x मोर एफर्ट्स। देखिए, मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं करूंगा कि कुछ लोग लकी होते हैं। आई मीन, जहाँ कुछ लोगों को फाइनेंशियली सक्सेसफुल होने के लिए ज़्यादा मेहनत इसलिए नहीं करनी पड़ती बिकॉज दे हैव अ रिच फादर, दे हैव अ रिच मदर, काफ़ी जल्दी इसलिए उनको सक्सेस मिल जाती है, या फिर उनके पेरेंट्स उसी प्रोफेशन से होते हैं जिसको ये वापस ज्वाइन करे। जैसे कोई किसी के घर वाले ऑलरेडी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग में थे और फिर उन्होंने ज्वाइन कर लिया। वहीं मैंने अर्ली इन लाइफ एक्सेप्ट कर लिया था कि अपने पास तो ऐसा कोई गॉड फादर है नहीं, तो अपना लक तो अपन को खुद ही बनाना पड़ेगा। सो अपन ने वो कोट को ज़्यादा सीरियसली ले लिया, द हार्डर आई वर्क द लकियर आई गेट। सो अपन ने ना ये माइंड में कंसेप्ट बना ही लिया कि इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग अपन 5x ज़्यादा एफर्ट्स देंगे, कभी ना कभी तो रिजल्ट्स मिल जाएगा। और अगर आपको भी ये प्रयास पसंद आते हैं इस तरह के वीडियोस को, तो मेक श्योर आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और ये वो 3 कोर प्रिंसिपल्स थे जिनने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करी। आशा करता हूँ आज कुछ नया सीखने मिला है। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।